नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की। उसके बाद अब चर्चा है नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल की। 20 तारीख को बिहार में एनडीए अपने मुख्यमंत्री का शपथ दिलाएगा। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पे चर्चा है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा और किस पार्टी से कितनी संख्या में लोग होंगे, इस पर हम आज बात करेंगे कि क्या हो सकता है नए मंत्रिमंडल का स्वरूप। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ओवैसी लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अगर हमको साथ में नहीं लेते हैं तो हम उनको भारी नुकसान पहुंचाएंगे, और पहुंचाया। 5 सीटों पर जीत भी हासिल की। उसके अलावा कौन सी सीटें हैं, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि प्रशांत किशोर ने कितनी सीटों पर एनडीए को और कितनी सीटों पर तेजस्वी को, किसको ज्यादा किसको कम नुकसान पहुंचाया, इस पर भी बात करेंगे। तो बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर, पहला सवाल यही है कि नया मंत्रिमंडल नीतीश कुमार का या कहें कि एनडीए का, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं और किसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी? देखिए, आपको ये बता दें कि ज़्यादा मंत्री तो बीजेपी के ही बनेंगे, ये बात तय है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 16 मंत्री बीजेपी के बनेंगे, 14 जेडीयू के बनेंगे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के विधायकों में कोई ज़्यादा फासला है नहीं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 एलजेपीआर के बनेंगे और एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बनेंगे। ये बात ठीक है कि आप मंत्रिमंडल के चेहरे में कई नए नामों को आप देख सकते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। साथ ही जो पुराने बड़े चेहरे हैं उनके मंत्रालय का रिपीटेशन हो सकता है। क्या इस बार दोनों उप मुख्यमंत्री वही होंगे जो पिछली बार थे? इस पर भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है फिर से विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन विजय सिन्हा बड़े नेता हैं, फिर से जीत करके आए हैं, उन्हें महत्वपूर्ण पद तो मिलेगा ही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जहाँ तक सम्राट चौधरी का सवाल है, सम्राट चौधरी भी बड़े अंतर से जीत करके आए हैं। उनको लेकर के बहुत तरह की बातें उड़ाई गई। विजय सिन्हा की सीट को लेकर के भी बहुत कुछ दावा किया जा रहा था, और आपने देखा कि कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल में विजय सिन्हा को हारता हुआ भी दिखा दिया। सवाल यह है कि एग्जिट पोल सही हुए गलत हुए, इस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एग्जिट पोल ने किसी ने 160, 145, 165 सीटें दी, तो उस पर भी सवाल उठा। एग्जिट पोल को लेकर के बहुत लोग सामने आए और वो खारिज करने लगे। एग्जिट पोल खारिज तो हुआ इस सेंस में कि किसी एग्जिट पोल ने 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को नहीं दिया, लेकिन भारी भरकम ट्रेंड को फॉलो किया। हाँ, ट्रेंड तो फॉलो किया ही। भारी भरकम बवंडर जीत हुई और एनडीए जीता। अब कई चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या उनको मंत्री पद मिलेगा क्या, इसकी चर्चा बड़ी जोर पर है। कभी एलजेपीआर मंत्रालय में नहीं रही बिहार के, उसमें कभी एलजेपीआर, खासतौर पर एलजेपीआर की बात कर रहा हूँ, जो चिराग की पार्टी की बात कर रहा हूँ। पिछली बार चिराग 1 सीट पर जीते थे, उनके वो विधायक जेडीयू में चले गए। इस बार उनको 3 सीटें मिलने की संभावना है। तो ये जान लीजिए कि जीतन राम मांझी की पार्टी से 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1, 16 बीजेपी से, 14 जेडीयू से। अब जेडीयू में किन चेहरे को शामिल किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार और कौन कौन से लोग होंगे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी में और कौन कौन से लोग होंगे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एलजेपीआर में किसको बनाया जाएगा। एलजेपीआर में एक संभावना तो बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि राजू तिवारी बनेंगे, उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सवाल है, तो क्या उनकी पत्नी बनेंगी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी बनेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो भी जीत करके आई हैं। तो और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं, सुप्रीमो हैं जीतन राम मांझी, उनके कौन बनेंगे, उनकी बहू बनेंगी, कौन मंत्री बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुत्र तो है ही, वही मैं कह रहा हूँ कि कौन बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कोटे की बात जहाँ तक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से मंत्री पद का बंटवारा होगा। जो एक चर्चा चल रही थी कि क्या
ये मंत्री बनेंगे या नहीं, ये बात बहुत तेज चल रही थी कि ये मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। जीतन राम मांझी की बात हो रही थी, तो उस पर विराम लग गया है कि वो मंत्री बन रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। ठीक है। चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव की जो हार हुई उसमें कई सारे फैक्टर्स तो रहे ही, लेकिन देखिए जीतन राम मांझी के बेटे बने रहेंगे, ये मैं वही बात बता दूं, जीतन राम मांझी के बेटे तो बने रहेंगे। एक चर्चा इस बात पर थी कि क्या नीतीश कुमार बनेंगे, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी तो डिस्कोर्स में था। हाँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहा है, ये बात तो आप जान क्लियर है। हाँ। वही मैं कह रहा था। तो तेजस्वी यादव के बारे में थोड़ा सा आरजेडी के बारे में बात करते हैं कि उनकी हार में बताया जाता है कि और तमाम जितने फैक्टर्स हैं उनमें से एक बड़ा फैक्टर है ओवैसी, और ओवैसी मतलब छोटे मोटे नहीं है, 10 सीटों पे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कितना आपको उसको कैसे देखते हैं कि ओवैसी क्या कुछ सीटों पर ही नुकसान पहुंचा रहे थे या माहौल बनाने में भी काफ़ी हद तक कामयाब हुए जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव को हुआ? देखिए अगर आप ये देखेंगे कि AIMIM ने कहाँ कहाँ उनका सीट काम बिगाड़ा, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो AIMIM ने इस कदर काम बिगाड़ा कि RJD का सुपड़ा ही साफ कर दिया। आप इस बात को जान लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए कि सीमांचल का समीकरण इस कदर बदला है कि NDA 14 सीटें जीत रही है, महागठबंधन 4 सीट जीत रहा है और 5 सीट AIMIM जीत रहा है। तो आप समझ लीजिए 24 सीटों का आंकड़ा ही है। पिछले बार की तुलना में आप देखें तो 12 सीट NDA जीतता है, उसके बाद 7 सीट महागठबंधन जीतता है और 5 सीट AIMIM जीतता है। इस बार AIMIM अपनी 5 सीटों को बरकरार रखता है, महागठबंधन बुरे तरीके से हार जाती है। अब जब महागठबंधन की हार होती है तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की हार में किसकी बड़ी भूमिका है, इस बात को तो समझना होगा ना। अगर आप सीमांचल को देखेंगे तो सीमांचल के बारे में कहा जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी ने ठीक उसी तरीके से रणनीति अपनाया जिस तरीके से बीजेपी अपनाती है। एक्चुअली हर बूथ पे AIMIM ने फोकस किया, हर छोटे बड़े नेता से AIMIM के सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी मिलते रहे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वोट का जो कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता था उसको जबरदस्त तरीके से बनाया और ये अपने मतदाता को समझाने का प्रयास किया कि भाई आप कब तक लालटेन में तेल की तरह जलते रहिएगा। अगर मैं एक सीट की बात करूं, जैसे महुआ में मुसलमान की भी संख्या उतनी है जितना कि RJD के और वोटर्स की, मतलब नॉन मुस्लिम्स की, लेकिन वहां कभी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला। ये बात मुसलमान मतदाताओं को समझाया गया कि आखिरकार आप ये देखिए कि आपका इस्तेमाल कैसे RJD करती आई है। उसके बाद ये मैसेज जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया कि 2% 2.5% वोट किसके पास है, तो मुकेश सहनी के पास है। मुकेश सहनी जीत जाते हैं, पर आप क्यों नहीं जीतते हैं? मुकेश सहनी डिप्टी CM के उम्मीदवार बन जाते हैं, कोई मुसलमान क्यों नहीं बनता है? ये बात पहुंचाई जाती है और जब ये बात पहुंचाई जाती है तो दिक्कत ये होती है कि लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई हम कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। और सीमांचल में इसको लेकर के जबरदस्त रिपरकशन था। आप ये पाएंगे अंत में कि जिस तरीके से AIMIM का कैंपेन होता है और कैंपेन में AIMIM लो प्रोफाइल रखती है, कभी भी इस तरह की बात नहीं करती। तमाम मीडिया उस कहती रही कि भाई इस बार AIMIM के लिए कोई जगह नहीं होगा, ये कहती रही ना। लेकिन AIMIM ने क्या किया, असुद्दीन ओवैसी ने क्या किया, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने वोटर पर, अपने बूथ पर, छोटे बड़े नेताओं पर, उन सबको एक साथ किया, इकट्ठा किया और ये बताया कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई बीजेपी को जिताने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी का डर हमें कब तक दिखाया जाएगा? और इस तरीके से आप देखेंगे तो परिणाम बिल्कुल अजीबोगरीब हुआ, जिसकी उम्मीद RJD को कभी नहीं होगी। और आप ये जान लीजिए कि इस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ता रहा और तब हालत ये हुआ कि ओवैसी ताबड़तोड़ सभा करने लगे, डोर टू डोर कैंपेन भी उनके नेता करने लगे। और जब उनके नेता डोर टू डोर कैंपेन करने लगे फिर क्या हुआ, जोकीहाट,
बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी, जहां पर 60% से ज़्यादा मुसलमान वोटर इन सब जगहों पर है। एआईएम यहाँ पर जीत गई। अब ये आप जान लीजिए कि इन सब सीटों पर आप ये पाएंगे कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। यहाँ पर एआईएम जीतती हुई नजर आई और एक बार फिर 5 सीट जीतने में कामयाब रही। अगर आप देख लीजिएगा अमौर और बायसी सीट, इनमें एआईएम 2020 में जीती थी। मौजूदा विधायक अख्तरुल इमाम 10,000 उनको अख्तरुल इमाम को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला और वहीं पर सवा जफर को 61,000 कुछ वोट मिला। तो वोटों का अंतर देख लीजिए 38,000 के आसपास। और अमौर में तीसरे नंबर पर कांग्रेस रहती है। तो आप रणनीति समझ रहे ना, डोर टू डोर कैंपेन। भाई मुस्लिम के हक के लिए हमारी लड़ाई, हमें कब तक बीजेपी का फियर दिखाया जाता रहेगा, कब तक हमें बीजेपी का डर दिखा करके हमें ये कहा जाएगा कि आप महागठबंधन को वोट करते रहिए। और इस तरह का रणनीति अपना करके आरजेडी को सीधा चोट पहुंचाया गया और इस तरीके से आरजेडी वहां पर 1 सीट पर सिमट गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ओवैसी की पार्टी ने जोरदार नुकसान पहुंचाया महागठबंधन को। ठीक है, महागठबंधन को वैसे ने नुकसान पहुंचाया, जनसुराज ने भी नुकसान पहुंचाया और कह ही रहे थे कि दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सिर्फ एनडीए को नहीं बल्कि आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाया। एक सीट तो साफ साफ दिखती है, मनीष कश्यप की सीट है, जहां पे कई सालों से जीती रही है बीजेपी। वहां पे मनीष कश्यप की वजह से बीजेपी हारी और वहां पे कांग्रेस बहुत लंबे समय बाद आई। कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जनसुराज का आप देखते हैं और कितना देखते हैं, किसको ज़्यादा नुकसान जनसुराज ने पहुँचाया है? देखिए, अगर हम जनसुराज की बात करें तो एक बात तो बहुत साफ नज़र आता है कि 115 सीट पर जनसुराज का प्रभाव दिखता है। और जहां तक आप बात करेंगे कि 35 सीट तो साफ दिखाई पड़ता है, जहां पर यह है कि हार जीत के फासले से ज़्यादा वोट जनसुराज को मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार जनसुराज ने किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और जहां तक 15 सीट की बात होती है तो 15 सीट में आप ये पाएंगे खास तौर पर कि उस पे जबरदस्त तरीके से जनसुराज का परफॉर्मेंस रहा है। ये बात और है कि जनसुराज को वहाँ पर सफलता नहीं मिली है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, निश्चित तौर पर जनसुराज जो कि डेटा से खेलती है, डेटा पे भरोसा करती है, उसके पास सारे आंकड़े तो आ ही गए होंगे। लेकिन 35 सीटों पर जनसुराज ने खेल बिगाड़ा है और ये जो हार जीत का फासला है उससे ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर को मिला है, जनसुराज पार्टी को मिला है। और जनसुराज के बारे में कहा जा रहा था कि स्पॉइलर की भूमिका निभाएगी। आप कह सकते हैं स्पॉइलर की भूमिका में तो जनसुराज दिखी। अब 35 सीटों पर जनसुराज को जो वोट मिले हैं वो मैंने आपको बताया, उसमें 19 सीटें एनडीए और महागठबंधन 14 सीटें जीती है। मतलब जिस 35 सीट में हार और जीत से का जो अंतर है उससे ज़्यादा वोट जनसुराज के उम्मीदवार को मिला है, तो उसमें फ़ायदा 19 पर एनडीए को हुआ है और 14 पर महागठबंधन को हुआ है और एक पर फ़ायदा एआईएम और बीएसपी को मिला है। तो इस तरीके से ये कहना कि जनसुराज को कोई फ़ायदा, जनसुराज कुछ थी नहीं, ऐसा है नहीं। 115 सीट पर जनसुराज का असर साफ दिखा है। जनसुराज तीसरे स्थान पर रही है और 1 सीट तो मढ़ौरा ऐसा है जहां पर जनसुराज दूसरे नंबर पर रही है। तो आप समझ सकते हैं, आपको याद होगा मढ़ौरा जहां पर कि एलजेपीआर के प्रत्याशी का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया था, उसकी चर्चा बहुत रही। और जो नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह हैं उनको 58,190 वोट मिला और वो तकरीबन 28,000 वोट से हार गए। तो ये कहानी कुल मिलाकर के सामने है। 35 सीट पे साफ फर्क, 35 सीट में 19 सीट एनडीए जीतती है, 14 सीट महागठबंधन जीतता है, 1 सीट एआईएम जीतती है और 1 सीट जो है बसपा के फेवर में जाता है, ऐसा दिखाई पड़ता है।
अब बसपा यहाँ पर जीती है क्या, जो एक सीट उसके फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बीएसपी को एक सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और 115 सीट पर सीधा जन स्वराज पार्टी का असर दिखता है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, पहले अपने चुनाव में जन स्वराज ने बिल्कुल खराब प्रदर्शन किया है, ये भी सच नहीं है। लेकिन ये है कि प्रॉपर जितनी सीटों पर 243 सीटों पर लड़ी, उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा भी नहीं है। देखिए, उसकी एक बड़ी वजह है ना अंकित, बड़ी वजह ये है कि ये एक्सपेक्ट कर लेना कि पहले ही चुनाव में मतदाता आपको जगह दे देगा, वो थोड़ा मुश्किल होता है। प्रशांत किशोर ने बहुत प्रयास किया, ये सच बात है। प्रशांत किशोर के मुद्दे हावी रहे हैं चुनाव में, ये भी सच बात है। चाहे एनडीए हो या चाहे महागठबंधन, सबने प्रशांत किशोर के मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया है, ये भी हकीकत है। क्योंकि सब लोगों ने इन प्रकार प्रशांत किशोर के मुद्दे को अपनी बातों में, अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया है। देखिए, मैं कई बार आपके चैट में बोल भी चुका हूं कि प्रशांत किशोर के मुद्दे नैरेटिव बने, प्रशांत किशोर चेहरा बने, लेकिन प्रशांत किशोर 243 सीट पर नहीं लड़ सकते थे ना। वहाँ उन्होंने जिस तरह का उम्मीदवार उतारा, वो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, और राजनीतिक अनुभव नहीं होने का खामियाजा भी आपको चुनाव में भुगतना पड़ता है। अब हर सीट पर प्रशांत किशोर जा करके तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने करियर में बड़े शानदार थे, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरे तो फिसड्डी साबित हुए। इसका भी नुकसान जन स्वराज को बहुत अच्छे तरीके से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका नुकसान जन स्वराज को मिला है। लेकिन राजनीति में अनुभव का भी एक अपना जोर होता है, अपना इम्पोर्टेंस होता है। मुझे लगता है एक चुनाव पी के लड़े हैं, अब इस चुनाव को लड़ने के बाद प्रशांत किशोर कितने एक्टिव रहते हैं और उसके बाद क्या कुछ करते हैं, ये देखना दिलचस्प। प्रशांत किशोर के मुद्दे अच्छे थे और मुद्दों पर लड़ाई भी अच्छी लड़ी। एक मुद्दा पे मेरा मतलब कि है मेरे अंदर वो कि जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम शराब चालू कर देंगे। क्या आपको लगता है कि अगले बार अपने तमाम मुद्दों में से ये मुद्दा वो शामिल करेंगे, कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जरूर अब छोड़ देंगे? देखिए, आपको एक बात बता दें कि ये मुद्दा बहुत तूल नहीं पकड़ पाया। दरअसल महिलाओं वोटर्स इससे नाराज होती हैं और इसका फायदा नीतीश कुमार ले रहे हैं। पर अगर आप ऑनेस्ट होते हैं पॉलिटिक्स में और आप ऑनेस्ट बातें करते हैं, उसका नुकसान हो सकता है। पर यह सच बात है ना कि शराब बिकना बिहार में बंद तो हुआ नहीं है, और उससे सरकारी पैसे का नुकसान होता है, ये भी हकीकत है। और उसका एक अपना फॉल आउट भी है, वो ये है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी है कि बहुत सारे लोग सूखा नशा भी करने लगे हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए शराब के पीछे भागते ज़्यादा दिखाई पड़ती है, और कई सारे ऐसे निर्दोष लोग हैं या छोटे मोटे माइनर ऑफेंस में जेल में बंद हैं और जेल में उनके लिए जगह नहीं है। ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको प्रशांत किशोर समझ रहे थे और हकीकत बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुरुषों के बीच में ये मुद्दा नहीं बन पाया और महिलाओं ने शायद इस बात को पसंद नहीं किया होगा। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये पार्टी पॉलिटिकल होगी, भाई इस लड़ाई से कुछ सीख तो मिला होगा ना, और ये जब सीख मिलेगी तो मुझे लगता है कि इस पर प्रशांत किशोर कुछ नए नजरिए से अपनी बात पेश करेंगे। देखिए आगे क्या करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल 20 तारीख का इंतजार है। बिहार में नया मंत्रिमंडल क्या होगा, बिहार के मंत्रिमंडल का स्वरूप, और सीएम किस एनर्जी के साथ नए नेतृत्व को संभालेंगे। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।